हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ ये जो वीडियो शेयर कर रहा हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही जो है मजेदार वीडियो है और वास्तव में क्यूरियोसिटी वाली वीडियो है। क्यूरियोसिटी किस लिए है कि आप में से ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि सर सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो बाजार का रुख किस तरीके का होगा और क्या वो बाजार का रुख एक या दो दिन का होगा या थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो देखिएगा, मैं आपके साथ जो है इस मुद्दे पर बात करता रहा हूं। मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है पिछले हफ्तों के दौरान जो है आपके साथ की है। और जब मार्केट ऊपर जा रही थी और सब लोग पैनिक में थे, तब भी मैं आपसे एक ही बात बोल रहा था कि इट इज अ राइट टाइम टू बुक प्रॉफिट, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो है प्रॉब्लम हमें नजर आ रही थी। लेकिन फिर भी थर्सडे के अंदर यानी कि 30 अप्रैल को जब मार्केट बंद हुए तो मार्केट बड़े जबरदस्त पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए और निफ्टी के अंदर एक बेहतरीन तेजी देखी गई। और लास्ट के आधे घंटे के अंदर तो एक ही बहुत बड़े तरीके से जो है नीचे भी जो निफ्टी ने जो है थोड़ा सा करेक्शन दिखाई थी इंट्राडे, उसको सबको कवर करते हुए पॉजिटिव नोट के साथ निफ्टी और सेंसेक्स बंद होते हुए नजर आए। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर उतनी तेजी जो है देखने के लिए नहीं मिली। और ये जो तेजी थी ये पूरी की पूरी जो है जिन लोगों ने भी शॉर्ट खेला होगा अप्रैल के अंदर उन सबको बर्बाद करने वाली रही होगी। मार्केट के फंडामेंटल के बेसिस पर जिन लोगों ने पोजीशन बनाई होगी कि शॉर्ट्स है कि मार्केट के अंदर हालात आगे चल के खराब होने वाले हैं, उन सबको तबाह कर दिया इस जो है स्ट्रेटेजी ने। और बुल्स ने बहुत हिम्मत के साथ जो है मार्केट को इतना ऊपर लेके गए और बहुत बड़ा रिस्क जो है उन्होंने झेला। हालांकि पूरे इंटरनेशनली उन्होंने पूरा गेम प्ले किया, चाहे वो आप वर्ल्ड की कहीं की भी मार्केट्स देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स ने जो है अप्रैल के अंदर जो है बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। लेकिन 30 अप्रैल की बात करते हैं कि जैसे ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई थोड़ी ही देर के बाद एचयूएल के रिजल्ट्स आते हुए नजर आए। और एचयूएल के रिजल्ट्स में एक खास बात देखने के लिए मिली कि जो वॉल्यूम ग्रोथ थी यानी कि उसकी जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड थी वो घटती हुई नजर आई। ये पहली बैड न्यूज थी जो 3:30 बजे बाजार बंद होने के बाद आई। उसके बाद दूसरी खबर आई रिलायंस इंडस्ट्रीज से। रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट सब्सटेंशियली डिक्रीज होता हुआ नजर आया और वहां पर पेट्रोकेम के अंदर और जो रिफाइनरी बिजनेस है वहां पर एक जबरदस्त तरीके की जो है डी ग्रोथ जो है बिजनेस के अंदर देखने के लिए लगी। और वहां पर भी जो रिस्क है वो नजर आया और जो उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी थी उस सेगमेंट के अंदर वो कम होती हुई नजर आई। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के खराब नतीजे आए और उसके बाद वहां से रिलायंस इंडस्ट्रीज का यह फैसला कि राइट इशू के माध्यम से 53,000 करोड़ रुपए जो है मार्केट से निकालने का जो है प्लान कर रहे हैं, तो वो वास्तव में एक लिक्विडिटी पर जो है ड्रैग करेगा। तो मेरा मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्री जिस तरीके का आउटकम है शायद नेगेटिव टेरिटरी के साथ जो है ट्रेड करते हुए नजर आए। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि 3 से 5% की जो है गिरावट जो है रिलायंस के अंदर बड़े इजीली हो सकती है। और अगर ये गिरावट गहराती है तो मार्केट को बहुत नीचे की तरफ लेके जाने वाली होगी। उसके बाद अगले दिन जो है मैं जैसा कि बोल भी रहा था आपके साथ कि 30 अप्रैल तक कोई डेटा नहीं आने वाले हैं, इसलिए 30 अप्रैल तक जो है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड करने वाले बुल्स हैं वो बड़े इजीली और कंफर्टेबली जो है प्ले करते रहेंगे। लेकिन 1 मई जैसे ही आया और हमारी बाजार की छुट्टी थी उस दिन, और क्योंकि महाराष्ट्र डे की छुट्टी थी और बहुत जगह पर जो है लेबर डे की छुट्टी थी तो बहुत ही कम बाजार जो उस दिन खुले थे। तो साउथ ईस्टर्न रीजन के अंदर केवल जापान खुला हुआ था और जापान के मार्केट जो है 500 पॉइंट की जो है तेज गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। और सीधी सी बात यह है कि जब हम 30 तारीख को रात को बात कर रहे थे तो सुबह जब उठ के देखा तो डाउ जोन्स में भी एक सब्सटेंशियल गिरावट जो है उनके इंडेक्स के अंदर और S&P 500 के अंदर भी देखने के लिए मिली। और यहां पर ये बेरिश ट्रेंड जो है यहां पर एस्टेब्लिश हो गया था। ये समझ में आ गया था कि अगर आज 1 मई को जो हमारे अगर खुलते बाजार तो नेगेटिव नोट के साथ ही खुलते। और जब सिंगापुर निफ्टी को देखा गया तो सिंगापुर निफ्टी करीबन 400 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जो है मारुति उद्योग लिमिटेड ने जीरो सेल्स रिपोर्ट की, तो यहां पे डेटा आना शुरू हुआ। उसके बाद जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं होंडा मोटरसाइकिल ने भी जो है जीरो सेल्स जो है रिपोर्ट की है। और इस तरीके से जो गिरावट का जो दौर था वो जो है हावी होने लगा। और एशिया के बाजार तो कम बंद हुए ही, बाद में जो डाउ जोन्स के जो फ्यूचर्स थे वो भी काफी बड़े डिस्काउंट के साथ दिन भर जो है इंडिकेशंस दे रहे थे। शाम को डाउ जोन्स खुला और डाउ जोन्स के अंदर एक बेहतरीन गिरावट जो है देखने के लिए मिली और 23,700 के पॉइंट्स के आसपास 23,700 के आसपास जो है डाउ जोन्स के बाजार बंद हुए। तो एक बड़ी गिरावट के साथ डाउ जोन्स बंद हुए, तो ये पूरा का पूरा जो नेगेटिव माहौल है वहां से बनता हुआ नजर आया। इसके अलावा जो इलोन मस्क है, इलोन मस्क ने भी जो है एक न्यूज दी
कि उसकी कंपनी का शेयर प्राइस जो है बहुत ऊपर की तरफ है, उन्होंने ट्वीट किया, उनके शेयर प्राइस की गिरावट हो गई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है चीन को धमकी भरे स्वरों में एक बात बोली कि हम आपसे जो है जुर्माना वसूल करेंगे। तो इस तरीके के जो नेगेटिव आउटकम्स थे वो मार्केट के अंदर हावी होते हुए नजर आए। और हमें इन्हीं नोट के ऊपर अगर हम बात करें, क्योंकि आज शनिवार को और रविवार को जो है बाजार खुले हुए नहीं है, तो यहां पर जो है हमें सब कुछ जो है नेगेटिव क्रिएट कर दिया गया है। तो शायद बाजार जो है एक अच्छे डीप करेक्शन के साथ जो है मंडे को खुलते हुए नजर आएंगे। आइएगा अब इंडिकेटर की बात करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स जो हम ले सकते हैं, तो इलोन मस्क की जो ट्विटर ने जो है उसको 14 बिलियंस का जो लॉस है मार्केट कैप के अंदर जो है होता हुआ नजर आया। उसके अलावा 10% जो है शेयर्स उसके जो टेस्ला का शेयर्स है जिसके अंदर इलोन मस्क जो है सीईओ है, तो उसके शेयर प्राइस के अंदर भी जो है गिरावट देखने के लिए मिली। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे शेयर्स की जब मार्केट की गिरावट में उनके साथ क्या करना है, यानी कि टाटा मोटर्स डीवीआर, इनके बारे में मैं सबके बारे में बात करूंगा। ये सेंसेक्स के शेयर्स जो हैं मेरे पास लगे हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं इंडिकेशंस की बात आपके साथ करूंगा। देखिएगा डाउ जोन्स 622 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके अलावा 30 तारीख को 30 अप्रैल को भी जो है नेगेटिव नोट के साथ जो है 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए थे। इसके बाद देखिएगा S&P 500 जो है 81 यानी कि 2.81 की गिरावट के साथ बंद हुए। ये फिर एक नेगेटिव सेंटीमेंट था। फुटसी जो यूके का जो इंडेक्स है फुटसी, तो फुटसी जो है वो 2.34 की गिरावट के साथ बंद हुआ और इसके अलावा 30 तारीख को भी गिरावट के साथ बंद हुए थे। और बाकी जो है यूरोपियन मार्केट्स खुले हुए नहीं थे। अब बात करते हैं इंडेक्स की। तो इंडेक्स के अंदर देखिएगा जो निफ्टी फ्यूचर का जो इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा था 9222 पे, यानी कि कल रात को जब हम बात करें फ्राइडे को, तो फ्राइडे को जब S&P 500 सॉरी निफ्टी निफ्टी 50 यानी कि सिंगापुर निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई वो 9222 के ऊपर हुई। तो जो 9850 के आसपास हम बंद हुए थे, तो वहां से आप देखिएगा कितनी गिरावट आपको नजर आ रही है। तो करीबन करीबन 650 पॉइंट की गिरावट के साथ अंदेशा है, अगर सिंगापुर निफ्टी को अगर इंडिकेशन ले तो 650 से पॉइंट के आसपास की जो है गिरावट जो है हमें लग रहा है विजिबल नजर आ रही है इंडेक्स को देखें तो। हालांकि कभी कभी सिंगापुर निफ्टी जो है मंडे मॉर्निंग में रिएक्ट कर जाता है डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखते हुए, तो वहां देखना पड़ेगा कि डाउ जोन्स का फ्यूचर्स मंडे को कहां पे ट्रेड होता है। अगर वहां पे कुछ पॉजिटिवनेस आती है तो ये करेक्शन कम होती हुई नजर आ सकती है, या कोई और जो पॉजिटिव न्यूज फ्लो अगर कहीं पे आता है तो हो सकता है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी आने लग रही है अब इंडिया के अंदर स्पेशली जो है इकोनॉमी के जो बैड इंपैक्ट है वो दिखने लग गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने एम्प्लॉइज की जो या मैनेजरियल एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी कम कर दी है, और बहुत सारी कंपनीज इस लाइन में होंगी। जब आप मंडे को बाजार खुलेंगे तो आप और भी जो न्यूज फ्लो आता हुआ देखेंगे, क्योंकि छुट्टी होने की वजह से बहुत सारे जो न्यूज फ्लोज हैं अभी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, तो ये डाउ जोन्स का फ्यूचर्स है, ये वास्तव में ये रात को जो है इंडेक्स से भी नीचे बंद हुआ है, तो इंडेक्स से भी ये 100 के डिस्काउंट पे ही जो है ट्रेड कर रहा था। S&P 500 के अंदर भी गिरावट थी और नेस्डेक के अंदर भी। तो आप देख सकते हैं कि जो भी फ्यूचर थे वो सब उस गिरावट के बाद भी उससे नीचे के प्राइस पे ट्रेड कर रहे थे, यानी कि डिस्काउंट पे। अब हम बात करते हैं उन शेयर्स की जो अब बाजार की गिरावट में गिरेंगे, और मुझे क्या लगता है कि ये प्राइसेस कहां तक जा सकते हैं और इनके क्या बाइंग प्राइस होंगे, या ये बाय करने लायक शेयर है भी या नहीं है। देखिएगा बजाज ऑटो है। अब ऑटो के लिए जो है मुझे लगता है कि अगला एक साल जो है परेशानी वाला जो है पीरियड रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाज का जो शेयर है वो शायद 1800 रुपए के प्राइस के आसपास तक आ सकता है आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1800 में भी खरीदने के लायक है। ये 1500-1600 रुपए के आसपास अगर ये शेयर मिलेगा तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो में रखने लायक है, क्योंकि बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी अब इसको ऑन कर रही हैं, और जब प्रेशर आएगा तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी सेलिंग आती हुई जो है नजर आएगी। और अगर लिक्विडिटी मार्केट से बाहर होती है तो ऑटोमोबाइल्स के ऊपर पहले से भी संकट के बादल थे, तो हमें और भी बादल यहां पे नजर आ रहे हैं। HDFC लिमिटेड का जो शेयर है वो आप देखिएगा 4% की जो है तेजी इसने दिखाई, और करीबन 1400 के लेवल से जो है ये 500 रुपए की तेजी, और इंडेक्स को ऊपर खींचने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है पिछले हफ्ते के दौरान। ये शेयर्स एनबीएफसी स्पेस में हालांकि जबरदस्त एनबीएफसीज हैं, इनके ऊपर ये तो डाउट नहीं कर सकते कि ये छोटी कंपनियां बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि 1200 रुपए और 1000 रुपए के आसपास के लिए अगर ये शेयर्स मिलता है तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर रखने के लिए बहुत बढ़िया शेयर हो सकता है ये। हालांकि एनबीएफसी में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इसमें क्या है बहुत सारी जो होल्डिंग्स हैं ग्रुप कंपनीज के अंदर, इसलिए बढ़िया शेयर है। भारतीय एयरटेल जो है, क्योंकि देखिएगा रिलायंस में टेलीकॉम का बहुत बढ़िया प्ले था, तो ये जो प्लेयर है भारतीय एयरटेल, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो फ्यूचर है और 5G के बाद अगर इसकी बैलेंस शीट में डेप्ट नहीं होता, तो अगर डेट की पोजीशन थोड़ी सी कंफर्टेबल होती तो ये शेयर बहुत ही बेहतरीन शेयर है। तो अगर ये शेयर अगर 400 रुपए से नीचे आएगा
और मुझे तो ऐसा लगता है कि 300 रुपए से 400 रुपए के बीच में भी शेयर प्राइस मिलेगा तो ये भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने के लायक है। रिलायंस का जो शेयर है देखिएगा, मैं अभी आज की डेट में इसको बाय करने की मेरी तो कोई है नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन इसके अंदर भी मंडे को दिखेगी। तो 1000 रुपए से अगर नीचे रिलायंस का शेयर मिलता है तो जो है थोड़ा कंफर्टेबल मुझे लगता है। आईसीआईसी बैंक जो है, मुझे बैंकिंग के अंदर जो इन प्राइसेस पे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ये 200 रुपए के आसपास आने वाले 6-8 महीने के अंदर नजर आ सकता है, जिस तरीके का बैंकिंग में प्रेशर है, तो हो सकता है तो 200 रुपए पे अगर ये शेयर आता है तो खरीदने लायक बनता है। देखिएगा एचडीएफसी बैंक जो है एक मास्टर बैंक है, बहुत बेहतरीन बैंक है, वर्ल्ड क्लास बैंक है, और शायद ऊपर की किसी शेयर को मैं खरीदूं ना खरीदूं, बट इस शेयर को अगर ये मुझे 600 और 700 रुपए की लाइन में मिलता है आने वाले कुछ समय के अंदर, साल भर के अंदर, क्योंकि करेक्शन शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ी लंबी चलेगी, तो 600 से 700 रुपए के बीच में कभी भी एचडीएफसी का शेयर मिलेगा तो मैं इसको डेफिनेटली खरीदने की कोशिश करूंगा। और हालांकि वो बात उस समय आएगी जिस समय ये पोजीशन होगी तो किस तरीके का, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड क्लास बैंक है और इसमें जो है एकुमुलेशन किया जा सकता है। इसी तरीके से जो और अगर हम शेयर्स की बात करें बजाज फिनसर्व की, तो बजाज फिनसर्व भी इंडेक्स का शेयर्स है। तो बजाज फिनसर्व एक बेहतरीन कंपनी है, इसके अंदर भी बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं और बाकी जो एएमसी का जो थोड़ा सा बिजनेस है, तो ये जो बिजनेस है अगर ये आपको 3000 रुपए के आसपास कभी ये शेयर मुझे लगता है कि मिल सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके की अब कोरोना वायरस के इंपैक्ट बाजार में नजर आ रहे हैं तो उस प्राइजेस के आसपास जो है इसको एक्यूमुलेट करना जो है शुरू किया जा सकता है, और उसके बाद भी जो है स्टैगर्ड मैनर के अंदर जो है मुझे लगता है कि बाइंग हो सकती है। उसके बाद जो है मैंने बहुत सारे शेयर्स की बात आपके साथ की, अब कुछ और शेयर्स के बारे में बात करता हूं। देखिएगा यहां पर जो शेयर्स और मैं आगे बात कर रहा हूं, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का शेयर मुझे समझ में नहीं आता, बैलेंस शीट में बहुत बड़ा डेट है, मैं इस शेयर को कभी भी नहीं खरीदूंगा। ओएनजीसी का शेयर मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा, सरकार के लिए काम करती है। हीरो मोटो का शेयर जो है 1200 रुपए के आसपास कभी मिलेगा तो बाय किया जा सकता है। कोल इंडिया मैं कभी नहीं खरीदूंगा, केवल डिविडेंड प्ले है, सरकार के लिए काम करती है और एफिशिएंसी है नहीं बिजनेस के अंदर। टाटा कंसल्टेंसी कभी 1500 रुपए के आसपास ये शेयर मिलेगा तो मैं इसको जरूर खरीदना चाहूंगा। बहुत बढ़िया है और ये जो सेगमेंट है शायद ये काम करेगा, भी थोड़ा टेम्परेरी जो है हिकअप्स जो है इसमें रहेंगे, और मुझे लगता है कि मार्केट में जो करेक्शन होगी तो ये प्राइसेस कोई ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद देखिएगा बजाज ऑटो के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद मारुति सुजुकी की बारे में मैं बात कर चुका हूं आपसे। नहीं, मारुति सुजुकी का शेयर अगर कभी 3000 रुपए के आसपास मिलेगा, 3600 रुपए के बीच में, तो यहाँ पे जो है एक्यूमुलेट किया जा सकता है ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। इन्फोसिस का शेयर 500 रुपए में मिलेगा, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एनटीपीसी का शेयर मैं कभी नहीं खरीदूंगा क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी आएगी नहीं, केवल डिविडेंड के लिए मैं शेयर को नहीं खरीदना चाहूंगा। टाटा स्टील का शेयर मैं कभी नहीं खरीदूंगा क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना बहुत बड़ी बात होती है बैलेंस शीट के अंदर। टाटा स्टील आज से 8-10 साल पहले जो होती थी कंपनी वो बहुत बेहतरीन होती थी, आज लेकिन मुझे नहीं लगती। विप्रो का शेयर मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मेरी कोई भी राय नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा वैल्यूएशन वाइज बहुत नीचे आ गया है, डोमेस्टिक प्ले भी है, प्रमोटर भी अच्छे हैं, तो अगर ये शेयर भी जो है 200 रुपए और 250 रुपए के बीच में कभी मिलता है करेक्शन के अंदर तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इन प्राइजेस पे तो मैं नहीं खरीदने की जो है मेरी इच्छा है। इसके अलावा बजाज ऑटो की हम बात कर चुके हैं, भारतीय एयरटेल की बात कर चुके हैं। इसके बाद टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स डीवीआर के बारे में मेरी जो राय है वो नेगेटिव है। तो मैंने मोस्टली जो शेयर्स हैं इंडेक्स के अंदर उनके अंदर जो है आपके साथ बात की कि किस तरीके के शेयर्स जो है मुझे पसंद हैं या किस तरीके के पसंद नहीं है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये कुछ और शेयर्स हैं जो हमारे इंडेक्स के अंदर है, उन शेयर्स की बात करते हैं। अब इसमें पावर ग्रिड बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन सरकार चलाती है इसको और ये शेयर कहीं नहीं घूमता। पिछले 5 साल से यहीं चल रहा है 100-200 रुपए के बीच में, और 5 साल पहले ये जो है 100 और 120 रुपए के बीच में चलता था। डिविडेंड के लिए मैं शेयर को नहीं खरीदूंगा। लार्सन टर्बो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी जो निकालना बड़ा मुश्किल है। इसकी ग्रुप के अंदर जो कंपनीज है वो बहुत बढ़िया है, जो इसके पास एल&टी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वो काफी बेहतरीन है। तो वो जो बिजनेसेस हैं, तो अगर आपको वहां पे खरीदना तो फिर आप डायरेक्टली उसमें खरीदिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज हैं या जो है रोड कंस्ट्रक्शन की या जहां पर ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में ये काम करते हैं तो शायद अब कैपिटल की जो है दिक्कत होने वाली होगी। कोटक महिंद्रा बैंक एक मेरा फेवरेट जो है शेयर है, एक वर्ल्ड क्लास कंपनी। अगर ये शेयर मुझे 900 रुपए मिले या इवन 1000 रुपए से भी अगर मुझे नीचे मिलेगा तो मैं इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना जो है पसंद करूंगा। डॉक्टर रेड्डीज ये वो सेगमेंट है जो शायद कल मार्केट में करेक्ट नहीं होगा करेक्शन के साथ भी, क्योंकि फार्मा जो है वो कॉन्ट्रा प्ले होता है। जब मार्केट टूटती है तो जो सेफ साइड के अंदर
जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग इस तरीके के शेयर्स को ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, ये दोनों शेयर्स ऐसे हैं, जब मार्केट नीचे गिरेगी तो इनके अंदर गिरावट कम आएगी। तो और ये इनमें हालांकि नीचे से ऊपर के प्ले हो चुके हैं। अगर डॉक्टर रेड्डीज का शेयर 2200 रुपए से लेके 2500 रुपए में, हालांकि जो मुझे अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पूरे मार्केट के अंदर ये शेयर इतना नीचे नहीं आने वाला, क्योंकि इस शेयर को स्ट्रेंथ मिलेगी जब मार्केट बेशक से आधी हो जाएगी, निफ्टी आधा भी हो जाएगा तब भी नहीं होगी। एक्सिस बैंक मैं इसको कभी पसंद नहीं करूंगा, बैलेंस शीट में जो है देखते के साथ ही दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन एएमसी का बिजनेस बहुत बढ़िया है। अभी मैक्स के साथ जो डील की है वो भी मुझे जो है जस्टिफाई नहीं लगती, और प्रॉफिट है नहीं, इसके लिए मुझे बैंक की अच्छा नहीं लगता। अगला है शेयर अदानी पोर्ट, बहुत ज्यादा कैपिटल लगी हुई है, बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन कैपिटल, अभी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जो है चलने वाले जो है मुझे नहीं लग रहा है, और जितना बैलेंस शीट के अंदर डेट है उसको देख के मुझे डर लगता है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बेहतरीन कंपनी है, लेकिन सरकार के लिए काम करती है, बहुत बड़ी कैपिटल है, तो इसमें रनअप होना बड़ा मुश्किल है, तो मैं इस शेयर को पर्सनली लाइक नहीं करता। आईटीसी का शेयर बहुत बढ़िया, लेकिन होटल बिजनेस इन सब की बावजूद ये कंपनी जो है गवर्नमेंट की कंपनीज की तरह काम कर रही है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी या ग्रोथ इस बिजनेस में नहीं दिख रही है, तो मैं टाइम बिंग इस शेयर को नहीं लूंगा, और बहुत ज्यादा ओनरशिप जो है लोगों के पास है, तो मुझे ये शेयर भी पसंद नहीं है। यस बैंक तो है ही नहीं। एशियन पेंट्स का शेयर जो है एक पसंदीदा शेयर है, लेकिन मुझे इन प्राइजेस पे नहीं है। करीबन 65 से ऊपर की पी रेशियो पर ये शेयर चल रहा है, और देखिएगा पेन इसको भी आएगा। भाई साहब, कौन सी हार्डवेयर की दुकान खुल रही है, कौन सा पेंट बिक रहा है इनका पिछले 1.5 महीने से नहीं बिक रहा ना, और कौन सा अगले 2-3 महीने इनकी सेल हो जाएगी, तो प्रेशर इनको भी है, बेशक से क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे हो, और अभी जो इनकी ब्रांड वैल्यू है मैं उसकी कदर करता हूं, पर ये कंपनी जैसे ही चीजें सुधरेंगी, ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से चलने की मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन मैं इस शेयर्स को 1200 रुपए के अगर आसपास मुझे मिलेगा, 1000 से 1200 रुपए के बीच में, तो मुझे ये अच्छा लगेगा। मैं इन प्राइजेस पर नहीं लेने वाला। इंडसइंड बैंक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है, मुझे लगता है कि अब प्रॉब्लम जो है ब्रांडिंग और नॉन ब्रांडिंग में फर्क आता रहेगा। जैसे लोगों की इनकम घटेगी, तो इसकी जो ग्रोथ है वो भी घटती हुई नजर आएगी, चाहे रूरल फ्रंट पे देखिएगा, चाहे आप शहरों में देखिएगा। इसके जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर जैसे लैक्मे के प्रोडक्ट्स हैं या पॉन्ड्स के प्रोडक्ट्स हैं, या इवन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, जीएसके का भी इन्होंने जो एक्विजिशन किया, उसके बाद भी मुझे लगता है कि इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ तो है ही, जो है उस वॉल्यूम तो डिक्लाइन हो ही रहा है, लेकिन इनके प्रॉफिट पे भी जो है प्रेशर होता है। बेहतरीन कंपनी है एचयूएल, इंडिया की एफएमसीजी की सबसे बेहतरीन कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन बेहतरीन वैल्यूएशन है। लेकिन अगर ये कंपनी अगर आपको 1200 रुपए से लेके 1500 रुपए के बीच में मिले, तो जो है एकुमुलेट किया जा सकता है। उससे पहले जो है मैं इस शेयर्स को भी एकुमुलेट करने वाला नहीं हूं। हालांकि देखिएगा यहाँ पर अब जो असर आने शुरू हो रहे हैं, वो सभी बिजनेसेस के अंदर आएंगे, और बिजनेस में डी ग्रोथ भी होगी। तो मैंने अपनी व्यू जो दी है वो इन सभी शेयर्स पर, अगर इनसे अगर आपको कोई राय निकलती है, तो वो राय जो है आप जो है शेयर के सेल परचेज करने से पहले जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे, और फर्दर स्टडी करें, उसके बाद ही जो अंतिम फैसले पर पहुंचे। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।